वेलकम स्टूडेंट्स टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और हम आज 13th लेक्चर करेंगे हमारी मिडिवल हिस्ट्री सीरीज का। और आज हम बात करेंगे कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर की, क्योंकि अब तक हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत से एक ट्रांजिशन होता है मुगल एम्पायर का, लेकिन बीच में जो सूर डायनेस्टी आती है, शेरशाह सूरी का जो रूल आता है, उसकी वजह से हुमायूं को जो है जाना पड़ता है। एंड ही वाज लाइक wandering here and there, and from there he tried to regain, but soon as he regained the empire, within 6 months he was no more. Or Akbar, he was very young, was very uh, like he was just in his teenage, he has just entered his teenage and he became the emperor. लेकिन उस दौर में एक अच्छी बात थी कि वहाँ पे जो नोबल्स होते थे या जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे, उनका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता था और लॉयल्टी वॉज देयर ज्वेल। तो अकबर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। इनिशियली ऑब्वियसली 13-year-old कैन नॉट रूल बाय हिमसेल्फ, और इट वाज बैरम खान जिन्होंने आगे इनिशियली अकबर के बिहाफ पे रूल किया, और फिर आगे हाउ द पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज्ड इन द मुगल एम्पायर, दिस वी विल सी। सो लेट अस बिगिन दैट। सो सबसे पहले बात करते हैं अकबर की। अकबर वाज, as I told you, he was born on 15th October 1542, and he was born at Amarkot. And in the palace of Rajput ruler Rana Vishal, who had तो जब हुमायूं रेफ्यूज में था, एग्जाइल में था, तो दिस पर्सन हैड गिवन रेफ्यूज टू द मुगल फैमिली। और इनकी माँ का नाम जो है, इनकी हिज मदर वाज हमीदा बानो बेगम। एंड जैसा मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि जब हुमायूं जो है ही ट्राइड टू रीगेन फ्रॉम द स्क्रैच, सो यंग अकबर वाज कैप्चर्ड बाय हिज अंकल कामरान। हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि कामरान, अस्करी और हिंदल जो है ये भाई थे, और ही ट्रीटेड द चाइल्ड वेल, बट लेटर ऑन व्हेन कांधार वाज कैप्चर्ड, he was reunited with his parents, and this is how Akbar's initial years were. So Akbar was like meant to be कि हाँ, he was obviously royal blood था, तो he was meant to be ruled, or at the age of 9 he was he was appointed as the governor of Ghazni, or he was married to Ruqayya Begum, who was his uncle's daughter. So this was going on. Humayun died when Akbar was in Punjab, and तो वो वापस दिल्ली आता है, and he was crowned at Kalanur in 1556 at the young age of 13 years and 4 months. So this was how Akbar became the emperor, the Mughal emperor. And I told you earlier that it was Bairam Khan who was the tutor. He was his master, his tutor, a loyal and a favorite officer of Humayun. उसने फायदा उठाया और he became the वकील of the kingdom, and he was like, he said that I am not the emperor. उस वक्त एक बड़ी अच्छी चीज थी, ये जो नोबल्स थे ना, ये हमेशा कोशिश यही करते थे कि जो रॉयल ब्लड है, जो रॉयल फैमिली है, वो ही जो है, they made sure that they only sit on throne, unlike Delhi Sultanate. This was different. So ये उसने अपने आप को टाइटल भी लिया, दैट खाने खाना एंड रैलीड द मुगल फोर्सेस, ही वाज द कमांडर इन चीफ। तो सब चीज जो थी वो इट वाज लाइक अंडर द कंट्रोल ऑफ बैरम खान। दूसरी तरफ हेमू जो था, हु वाज लाइक अ सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट अंडर इस्लाम शाह और आदिल शाह के अंडर में वो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे आता है, एंड ही वाज अपॉइंटेड एज वजीर बिकॉज ऑफ द 22 बैटल्स he was not defeated like once, and he was like given the title of Vikramjit. तो ये जो हेमू था, ये जो सूर डायनेस्टी में इस्लाम शाह was son of शेरशाह सूरी, तो उसके उसमें he was a loyal and he was an able military commander in the सूर डायनेस्टी. सो आदिल शाह ने हेमू से कहा कि ठीक है, नाउ अकबर हैज कम इन, और एवरीवन थॉट कि ठीक है, अब हुमायूं इज नो मोर, एक छोटा सा बच्चा जो है वो अब रूल कर रहा है, तो लेट अस take the advantage and
what to say, he marched upon Delhi. और he was पहले उसने आगरा कैप्चर किया, दिल्ली कैप्चर किया, एंड देन कम द वेरी डिसिसिव बैटल ऑफ द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. और वहां पे जो है हेमू was defeated in the battle. Actually it was between Bairam Khan and his real name was Hemchand. So he captured, उसने पहले आगरा और दिल्ली कैप्चर किया, लेकिन he was defeated in the battle of सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556. एक बड़ा हमेशा एक सवाल आता है, सर बैटल्स कैसे याद रखें. मैंने पहले भी बताया, जब भी बैटल को आप लो, आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बैटल के साथ हमेशा ईयर भी बोलें. तो बैटल ऑफ पानीपत आप बोलोगे तो यू विल बी लॉस्ट. लाइक इफ यू हैव टू से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, द ईयर शुड कम ऑटोमेटिकली. यू शुड नॉट वेट फॉर दैट. लाइक आप कहेंगे, लाइक व्हेन वी सी ना इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. So when you keep on repeating that, every time you read it, every time you speak it, every time you revise it, that would be very easy for you to remember the date. So this was there. Moving on. Now the second battle of Panipat is also very important. पहली बैटल ऑफ पानीपत ने मुगल्स को स्टैब्लिश किया, लेकिन दूसरी बैटल जो थी, दूसरा जो पानीपत का युद्ध था, उसने मुगल्स को कंसोलिडेट किया. तो जो इंडो अफगान पावर थी, सूर डायनेस्टी और दूसरे जो लोग थे, कोशिश कर रहे थे दिल्ली पे अपना कब्जा करने की, दिल्ली पे अपने आप को स्टैब्लिश करने की. इट वाज गॉन विद द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, एंड समहाउ you know this established the ultimate rule of Mughals on Delhi. तो दिल्ली was like the power center, और वहीं से जो है सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो चल रहा था. तो दिल्ली पे कब्जा कर लिया, मतलब थिंग्स आर अंडर योर कंट्रोल, एंड दिस इज हाउ अकबर. ना अब ये जब होता है तो अकबर वाज लाइक जस्ट 14 years old. तो कौन देख रहा था? तो जो अर्ली फेज है 1556 से 67 तक का, मतलब अकबर वाज लाइक टिल 23-24 he turned into his 20s. Till then that was the age conquest with nobility. क्योंकि who was the regent? It was Bairam Khan. जो सारा affairs, political, military and everything was looked after by Bairam Khan, and he was there almost for 4 years. लेकिन बहुत बाद में प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने एक बड़ी अच्छी चीज कही कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. तो यही चीज यहां पे हुई. बैरम खान इनिशियली ही थॉट दैट यस आई एम द रियल रूलर, और उसने जो है ही बिकेम एरोगेंट, और लाइक ही वाज लाइक ही फेल्ड टू एक्चुअली रियलाइज कि अकबर वाज ग्रोइंग अप. उसने हमेशा अकबर को बच्चा ही समझा, एंड Bairam Khan had offended with many powerful persons while he had the supreme power. So he was like an arrogant, मतलब जो हूँ मैं ही हूँ, वो वाली चीज आ गई बैरम खान के अंदर, एंड दिस वाज देयर. सो ही मतलब उसको कुछ तो करना था, क्योंकि पावर वाज, बैरम खान वाज बिकमिंग जिसको कहते हैं ना वो बेलगाम घोड़ा, एंड अकबर हैड रियलाइज दैट आई हैव रीच मैच्योरिटी, और अब मैं ये चीजों को दूसरे के हाथ में नहीं दे सकता. तो उसने कहा ठीक है, अकबर प्लेड द गेम. उसने कहा कि आई एम गोइंग फॉर हंटिंग, और आगरा से वो निकलता है और दिल्ली पहुंचता है. दिल्ली पहुंच के ही इशूड अ फरमान. अकबर क्या कहता है कि बैरम खान, यू आर आई एम द किंग, नाउ यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम योर ऑफिस, और जितने भी नोबल्स हैं दे हैव टू कम एंड सबमिट टू अकबर पर्सनली. और अकबर ने कहा नहीं. और व्हेन बैरम खान was forced to submit, he said ठीक है, आप जो है या तो अब आप इस कोर्ट में रहिए, and you will be working under me, you are no more at like the supreme commander or something like that, और या बोले एक काम करो, और अगर नहीं कर सकते हो तो अल्लाह की राह में निकल जाओ, मक्का जाओ, वहीं बैठे रहो, इधर आने की जरूरत नहीं है. तो बैरम खान को भी मतलब लगा, obviously an arrogant person जिसने इतना रूल किया, तो बोले अब मैं कैसे इस कोर्ट में I can live like that. तो उसने कहा I'll choose to go to Makkah. Although वो कभी पहुंच नहीं पाए अहमदाबाद के पास पाटन में. मुबारक खान एक अफगान था, उन्होंने उससे बैरम खान को कत्ल किया, एंड
Akbar married Bayram Khan's widow, never had an issue with her, और क्योंकि वो he was thought कि ठीक है मेरी वजह से हुआ है तो, and बैरम खान का जो बेटा था, बैरम खान का बेटा, अकबर का नहीं, बैरम खान का बेटा जिसको अकबर ने पाला, तो ही वॉज लेटर अब्दुल रहीम खान खाना। सो वो जो आगे चल के हम देखेंगे नवरत्नों में से एक बनेंगे। उसके अलावा अकबर हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम, उसने काबुल को कंट्रोल किया, पंजाब की तरफ बढ़ने लगा, पंजाब में एंटर होता है और लाहौर की तरफ बढ़ने लगता है। एंड उज़्बेक रेबल्स उधर वो मतलब जो उज़्बेकिस्तान से जो उज़्बेक रेबल्स आ रहे थे, उनको भी लग रहा था यार ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, लेट अस कम दिस साइड। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है ये जो मिर्जा हाकिम है, दिस इज अ ब्रदर एंड दे प्रोक्लेम हिम एज देयर रूलर। अकबर उस वक्त जौनपुर में था। अकबर ने कहा कि ठीक है चलो, सो वो जौनपुर से लाहौर यू नो एंड he forced मिर्जा हाकिम कि अब your time is also over, now I am back. जब ये when he was marching back from लाहौर to जौनपुर, और वो उनको रिटायर करके सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेके क्या होते हैं, जौनपुर वापस लौटते हैं। तो रास्ते में उज़्बेक जो है मतलब देवर when he was marching back, तो पहले तो उसका किसी ने रास्ता नहीं रोका, लेकिन इलाहाबाद के पास उज़्बेक रेबल्स ने somehow they planned and they stopped his way, but उनको भी उसने 1567 में completely जो है वो outroot कर दिया, completely जो है वो they were uprooted. So this was how Akbar established himself, क्योंकि initially पहले अपनों से लड़ना पड़ता है, पहले कहा जाता है ना पहले अपना घर मजबूत करो फिर बाहर के सोचेंगे, तो यही हुआ। अकबर ने धीरे धीरे अपना घर मजबूत करना शुरू किया and then he moved outside. So Akbar's expansion is very important, like you can see here. So I'm not going into detail, यहाँ तक की कहानी तो बड़ी डिटेल में बता दी मैंने, लेकिन आगे की कहानी को आपको समराइज करके like it is here. So important conquest expansion अकबर ने कहाँ किया। मालवा 1561, किसको हटाया, बाज बहादुर। बाज बहादुर और रानी रूपमती की कहानी बड़ी फेमस है, इट्स अ वेरी फेमस लव स्टोरी ऑफ मालवा। सो बाज बहादुर वाज डिफीटेड। मुगल कमांडर कौन था, अदम खान। चूनर को 1561 में खान जमन को हराया, असफ खान जो थे वो मुगल कमांडर थे। देन गोंडवाना 1562, वीर नारायण उसको हराया। उसके बाद राजस्थान में आमेर राजा भारमल ही सबमिटेड देन 1562 मेरता राजा जयमल ही वॉलंटरी। मेवाड़ चित्तौड़ उदय सिंह एंड तो इनिशियली ये भारमल और जयमल दे वर लाइक दिस, बट मेवाड़ में उदय सिंह शरफुद्दीन ने जो है उसको हराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप, सूरज राय एंड हियर इट वाज अकबर हिमसेल्फ, मान सिंह एंड असफ खान। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो हियर, बैटल ऑफ हल्दी घाटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक हमेशा से मैंने बताया कि ये हिस्ट्री को आज के दौर में खास तौर पे बड़ा ही मिसकोट किया जाता है कि कम्युनल एंगल था। यहाँ कोई कम्युनल एंगल नहीं था, यहाँ एक नाम मिसिंग है क्योंकि जब ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई तो अकबर का जो कमांडर राजा मान सिंह थे वो राजपूत, दूसरी तरफ कौन, राणा प्रताप ऑफ चित्तौड़। कमांडिंग ऑफिसर में सबसे बहादुर कहना चाहिए, सबसे फियरसम मिलिट्री कमांडर कौन, हकीम खान सूर, who was fighting for Maharana Pratap. Now you can understand this. There was nothing like religious angle here. It was just about political or territorial expansion, nothing else. Then after that, Ranthambore, Chandrasen, unko haraya. Marwar was in 1568, 1570, Ekaner 1570, Jaisalmer. This is Bikaner, I'm sorry. Typographical error. So all this, the accepted suzerainty of Akbar. So इनके बीच अब यहाँ भी देखिए राजा जब ये वाली लड़ाई होती है 15 रणथंभौर में, तो अकबर के साथ कौन है, भगवान दास। So there was nothing religious angle out here. It was just the exception, और कहना चाहिए ये सिर्फ एक्सपेंशन की बात थी, ये सिर्फ पॉलिटिकल डोमिनेंस की बात थी। आगे बढ़ते हैं। देन कलिंजर, बुंदेलखंड,
राजा रामचंद मजनू खान ने उसको लिया। फिर गुजरात, इसको हम आगे देखेंगे क्योंकि गुजरात वाज very important. So first battle to in 1572 was मुजफ्फर शाह अकबर के साथ होती है। सेकंड बैटल 1573 भी अकबर के साथ होती है, लेकिन सेकंड बैटल होती है इट वाज मोहम्मद हुसैन मिर्जा। तो यहाँ पे जो है, और जब अकबर यहाँ से जीत के लौटता है गुजरात, तो वो बुलंद दरवाजा बनाता है आगरा में फतेहपुर सीकरी के पास। सो दैट बुलंद दरवाजा, आई थिंक दिस हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि बुलंद दरवाजा कब बना, बुलंद दरवाजा क्यों बना। तो बुलंद दरवाजा इसलिए बना है दैट इट वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुजरात। फिर बिहार और बंगाल की बात करते हैं। इट वाज दाऊद 1574 to 76 में बिहार और बंगाल अकबर और मुनीम खान ने। काबुल मिर्जा हाकिम, राजा मान सिंह, और इसके बाद राजा मान सिंह वाज मेड द गवर्नर ऑफ काबुल। कश्मीर 1585 to 86 भगवान दास कासिम खान ने अकबर की तरफ से लड़ा। यूसुफ खान और याकूब खान जो थे कश्मीर को रूल कर रहे थे उस वक्त, उनको हराया। देन सिंध वाज इन 1591, मिर्जा जान बेग वाज देयर। अब्दुल रहीम खान ये आप चल के आए हैं। ओडिशा 1592 निसार खान, राजा मान सिंह। बलोचिस्तान it was this and मीर मासूम, आई एम सॉरी। तो ये जो सारे कॉन्क्वेस्ट थे, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट पूरा हिंदुस्तान जो है वो अकबर के उसमें आया बाय 1595, बलूचिस्तान और सारी चीजें। देन कांधार 1595, मुजफ्फर हुसैन सबमिटेड बिफोर मुगल कमांडर। डेक्कन की बात करें तो खानदेश 1591 में आता। अली खान, दे ऑल एक्सेप्टेड द सुजरानिटी ऑफ अकबर। अहमदनगर बहादुर निजाम खान। देन असीरगढ़ मीरन बहादुर, so Khane Khana and Prince Murad later, Prince Daniel, so everyone was fighting here. So this was how this was the various. So ये आपको जो टेबल है आप इसे नोट कर लीजिएगा because that's gonna help you a lot, क्योंकि ये कई मैच में आ गया, या मैच द फॉलोइंग के लिए बड़ा अच्छा सवाल है। मैच द कोड्स वाला जो क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। So moving on this, so this was about the conquest. लेकिन जो जिसके लिए अकबर को जाना जाता है, and it is the Akbar's relation with the Rajput. So no doubt आमिर की princess that जोधा अकबर में मोस्टली उसमें सही दिखाया है, अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी, that Rajput relations and everything. So Akbar married the Rajput princess, daughter of Raja Bharmal, and for 4 generations the Rajputs served the Mughals and many served in the position of military general as well. Akbar was smart enough. अकबर को लगा कि ये प्रॉब्लम, देखो कोस्टल क्यों, राजपूत क्यों इंपॉर्टेंट थे। दिल्ली से जो भी ट्रेड की बात हो रही थी वो कहां से हो रहा है, वो हो रहा है गुजरात वाले कोस्ट से। दैट इज द फर्स्ट कोस्ट लाइन that comes when you want to reach to sea, or the nearest coastline is गुजरात। ठीक है, अब सवाल यह है कि वहां तक पहुंचने के लिए दिल्ली में राजस्थान से होके जाना था। अकबर ने पूछा ये राजपूत were fighting, they were like tough people. He asked what is their problem. Someone said sir they need respect. Akbar said okay, give them respect, मतलब भर के दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अकबर ने क्या किया, राजा मान सिंह को काबुल का गवर्नर बनाया। मतलब इट वाज लाइक यस आई एम एक्नॉलेजिंग यू। Raja Bhagwan Das was in a very senior position Mughal administration में। The majority of the Rajput states surrendered to Akbar. Ranas of Mewar वो लड़ते रहे, मेवाड़ लड़ता रहा, and they were defeated several times. 1576 Battle of Haldi Ghati, उसमें Rana Pratap he was defeated, and following the defeat of Mewar, this the other Rajput जो मतलब उनके पीछे थे कि उनको लग रहा था कि ठीक है राणा प्रताप जीत जाएंगे तो हम भी जो है अकबर से मतलब we will also go along with that। जब उन्होंने देखा कि यही हार गए तो better to submit, and they surrendered. Now what Akbar wanted was, एक तो कि ट्रेड के लिए जो सेफ पैसेज है राजस्थान से होते हुए वो जो कोस्ट लाइन चाहिए थी वो मिल रही थी। दूसरा the pilgrims who were going from here to दिल्ली की तरफ से जो मक्का हज के लिए जाना चाहते थे, तो वो रास्ता भी वहीं से होके जाता था। लेकिन अकबर को जिस वजह से जाना जाता है, दैट इज द अकबर्स राजपूत पॉलिसी, एंड द कोर टू दैट राजपूत पॉलिसी वाज नॉट मैरिज अलायंस और गिविंग इंपॉर्टेंट पोजीशंस टू द राजपूत्स,
rather it was the religious tolerance that Akbar has shown. I'll use the word religious acceptance. मतलब उसने कहा ठीक है, अगर आपको लग रहा है like when he married Rajput princess, she said that I want a temple. He said okay, I don't have any problem, बना लो. तो ये जो उसने attitude, like he abolished that pilgrimage tax, he later abolished jizya. So यहां से ये दिखता है that yes, that is why Akbar is great. अकबर के आगे कई जगह हम देखते हैं महान मुगल शासक अकबर कहते हैं, अकबर द ग्रेट कह देते हैं. उसकी वजह यही है कि ठीक है, नो डाउट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की हमने लिस्ट देखी, ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के हर हिस्से को अपने कब्जे में करने की कोशिश की और किया भी. काबुल से लेके उड़ीसा और अहमदनगर तक जो है, अगर किसी की सल्तनत हो, इधर बलूचिस्तान से लेके बंगाल और बिहार तक किसी की हुकूमत हो, तो हम उसको छोटा नहीं है, दिस इज ह्यूज. लेकिन एक राजा कैसे महान बनता है ये हमेशा इससे तय किया जाता है कि उसकी जो प्रजा है, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, इवन यू कैन टेक इट टू द मॉडर्न टाइम्स, हाउ मच दे आर हैप्पी, हाउ मच दे आर सैटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम. अकबर से खुश थे क्योंकि जब वो इस तरीके की, तो मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनके लिए कुछ हो नहीं रहा था, और जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी उनका ठीक है पिलग्रिम टैक्स हटा दिया, जजिया हटा दिया, मुगल किले में जो है वो टेंपल बन रहा है, भजन हो रहा है, तो इट वाज वेल accepted, and that was his religious policy which earned him, you know, honors. So like I told you that it is Akbar's religious policy that made way to his name in the history pages. No doubt जोधाबाई के बाद उससे पहले जो है हमने देखा he was a very pious Muslim, but आफ्टर मैरिंग जोधाबाई उसने जो है उसने जब जाना, देखो किसी से भी नफरत या मोहब्बत करने के लिए उसको जानना बहुत जरूरी है. आंखें बंद करके किसी से नफरत या मोहब्बत नहीं की जा सकती. यू कांट लव समवन, यू कांट हेट समवन, समथिंग, सम रिलीजन, सम सेक्ट विदाउट नोइंग देम. सो व्हेन ही मैरिड ही केम टू नो अबाउट हिंदुइज्म और द कल्चर और whatever. So he said okay. Then he was like उसका वो टॉलरेंस और वो एक्सेप्टेंस वाली चीज आती है. He abolished pilgrim tax. 1562 he abolished जजिया. इबादत खाना बनाया फतेहपुर सीकरी में, और इस इबादत खाने में इसमें सारे जितने थियोलॉजियंस थे, हिंदू, सिख और नॉट सिख, दिस क्रिश्चियन और सारे जैन, बुद्धिस्ट, सबको बुलाया from all sorts of all various religions, and there they used to have a discourse on religious and religious text and religious jurisprudence के बारे में बात होने लगी. दूसरी चीज जो अकबर ने बाद में थोड़ा आगे जाके की कि जो उलेमा थे उनका एक बहुत ही ज्यादा इंटरफेरेंस था रिलीजन और पॉलिटिकल मैटर्स में. तो मैंने हमेशा से कहा जिसने इन दोनों चीज को सेग्रीगेट कर दिया, ग्रेट वर्ड लग गया. देन ही डिड नॉट लाइक दैट, और उसने इस चीज को सेग्रीगेट किया, इस चीज को सेपरेट किया कि द उलेमा विल नॉट interfere in the religious in the political matters. 1579 he delivered the infallibility decree, means अब जो भी है सब मेरे पास है. 1582 तक वो जो है अलग ही लेवल पे पहुंच गया अकबर, और he started a new religion of his own, और उसने कहा अच्छा दीन इलाही और the divine faith. So this was about the religious reforms और religious policy of Akbar, राजपूत पॉलिसी. अब बात करते हैं सोशल रिफॉर्म्स की. नो डाउट रिलीजियस पॉलिसी में तो उसने ही हैड प्लेस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और उसके अलावा सिर्फ जब वो he came in contact with the Sufis, अभी हम I think 3 videos later we'll talk about Sufism. So when he came in contact with the Sufi saints, the teaching of his tutor, उनके जो उस्ताद थे उनका नाम अब्दुल लतीफ था, राजपूत वुमेन से उनकी शादी होती है. So that what happened, this brought him in association with intellectual giants, शेख मुबारक और उनके 2 बेटे अबुल फैजी और अबुल फजल, and his ambition to that established. So ये चीज क्लियर थी कि अगर हिंदुस्तान पे अपने आप को as an empire establish करना है, then you need to have religious tolerance. And I'm telling you honestly, this is valid even today.
if you want to have, if you, this is for the political people, but yes, if you want to rule this country, if you want to make, make your governance available, accessible to everyone, the first and the foremost thing that is required is religious tolerance. जिसने ये नहीं किया, they cannot last for long. This is the root, this is the core of governance of this country, ruling this country or governing this country. If you want to win elections, और अगर ये उस दौर कभी की भी बात कर लो, ये इसका कोर है, इसके आगे सारी कहानी जो है वो बनती है. So he, we are talking about social reform. So he, when we talk about satis, ठीक है, हम ये देखते हैं 1829 में आके sati will be abolished by William Bentinck. Abolition of Sati Act 1829 आगे चल के आता है. लेकिन the first attempt to पहली बार किसी ने कोशिश की इस चीज में अटैक, इस चीज को रोकने की, इस चीज पे बात करने की, it was Akbar. Secondly, so he was like the first one to interfere in the religious. Sati was a religious matter. सोशल मैटर बाद में, मतलब जब आप उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हो तो वो सोशल मैटर, लेकिन वो एक उस दौर की बात करें तो वो एक रिलीजियस मैटर था और अब तक किसी ने इस पे हाथ नहीं लगाया था. अकबर ने पहली बार कहा कि नहीं, 1991 के आसपास उसने एक फरमान जारी किया कि कहा कि कोई भी औरत अपनी मर्जी के खिलाफ सती नहीं हो सकती. स्पेशल इंस्पेक्टर अपॉइंट किए एंड टू चेक वेदर द सती इज बीइंग फोर्स्ड और वॉलंटरी. सो it was like a social reform that was being brought in by Akbar. Akbar himself, he disapproved the system of giving or receiving high dowries, child marriages के खिलाफ था, and the Rajput policy that Akbar followed, that proved to be beneficial to Mughal state as well as the Rajputs. The alliance, no doubt, अगर आप मुस्लिम रूलर्स को हटा दो, उसके बाद उस दौर में if someone is considered to be a brave warrior or the bravest warrior, they were the Rajputs. So no doubt उन दोनों का एक जो composite culture है वो flourish होने लगा, हिंदुइज्म और मुस्लिम कल्चर का. दूसरा कि this alliance secured to the Mughals the services of the bravest warriors. This is no doubt. और जैसा मैंने आपसे कहा कि if you want to either you love someone or you hate someone, first of all you have to know that person. किसी से नफरत करने के लिए भी उसको जानना जरूरी है. So in order to understand in order to create a better understanding of different religions among the subjects, so he created a translation bureau to translate works in Sanskrit, Arabic, Greek. तो जो भी संस्कृत में, अरबिक में, ग्रीक में जो भी काम था उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करने के लिए, उनको जानने के लिए अकबर ने ही सेट अप अ सेपरेट ब्यूरो. बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की. सो अकबर एडमिनिस्ट्रेशन वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट वन. लेकिन सच्चाई ये है कि जो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इट वाज डिराइव्ड बेसिकली फ्रॉम व्हाट शेरशाह सूरी हैड. So after conquest of Gujarat was like कि ठीक है, अब गुजरात पे कब्जा हो गया तो now I can look after the administrative problems. So he reverted to a system of annual assessment. The कानूनगो जो पोस्ट थी, और आज भी कानूनगो पोस्ट होती है. I don't know about South, but yes, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में भी, बिहार में है. The कानूनगो which were the hereditary holders of land as well, जो लोकल ऑफिसर, ऐसा ऑफिसर जो लोकल कंडीशंस को जानता था, लोकल उसको जानता था, तो दैट वाज देयर. सो दिस कानूनगो वर ऑर्डर्ड टू रिपोर्ट ऑन द एक्चुअल प्रोड्यूस, स्टेट ऑफ कल्टीवेशन एंड लोकल प्राइसेस. तो इसने कहा कि ठीक है, आप पहले तो मुझे डेटा दो कि आपके गांव में, आपके लोकल लेवल पे क्या हो रहा है. लेकिन ये जो एनुअल असेसमेंट का सिस्टम था, this proved to be a great difficulty for the state as well, क्योंकि पूरे सोचो ना, बलूचिस्तान से लेके बिहार तक और कलिंगा से लेके कंधार तक का अगर हर कोई कानून को अपनी रिपोर्ट देने लगेगा, मतलब how difficult it would be. Then they came up with the new system that came to be known as दहसाला और जब्ती, दहसाला एंड जब्ती सिस्टम. ये दो सिस्टम थे. हुआ क्या, और ये दहसाला सिस्टम दिया था राजा टोडरमल का. राजा टोडरमल कौन थे? ही वॉज लाइक द फाइनेंस मिनिस्टर, और मतलब
बहुत सिंपल जबान में कहूँ तो वो मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो शेरशाह सूरी के दौर में भी थे और वो अकबर के दौर में भी थे। व्हाट ही डिड, वो एक ऑफिशियल पोस्ट बनाई करोड़ी, नॉर्थ इंडिया में। उनको क्या कहा कि आप जो है दे वर रिस्पॉन्सिबल द कलेक्शन ऑफ करोड़ ऑफ दाम। तो मैंने आपको बताया था कि 2.5 लाख रुपए तो एक दाम की जो है, एंड दे ऑल्सो चेक द फैक्ट एंड फिगर्स सप्लाइड बाय द कानून को। तो कानून को मतलब इन्होंने कहा कि ठीक है, करोड़ी का काम था कि 1 करोड़ का जहां दाम आ जाता है तो 1 रुपए में 4 दाम होते थे। ठीक है, तो इस हिसाब से 1 करोड़ दाम में 2.5 लाख, 40 दाम होते थे। 1 करोड़ में 40 दाम होते थे 1 रुपए में, और इस हिसाब से 2.5 लाख रुपए जो होते थे। तो और उनसे ये कहा गया कि कानून को जो भी फैक्टर फिगर लेके आ रहे हैं उनको आप वेरीफाई करोगे, उनको आप चेक करोगे, और इससे जो इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, इससे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, उसके व्हाट इज द एक्चुअल प्रोड्यूस, लोकल प्राइसेस, प्रोडक्टिविटी, और इन सारी चीजों को सम अप करके इन 1580 अ न्यू सिस्टम वाज इंस्टीट्यूटेड व्हिच वाज कॉल्ड एज दहसाला। इसमें क्या था, इतने सालों का जो भी एवरेज प्राइसेस था और एवरेज प्रोडक्ट था, 10 सालों का जो भी डेटा कलेक्ट हुआ और उसका एवरेज कैलकुलेट किया गया, प्रोड्यूस कितना है, प्राइस कितना है, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से 10 साल। और जो एवरेज निकल के आया उसका 1/3 वाज स्टेट शेयर, वो आपका टैक्स होगा। लेकिन जो स्टेट what state was demanding, you're not submit to you're not required to submit your revenue in kind, rather you have to submit it in cash. This was done by converting the state share into money on the basis of schedule of average prices over last 10 years. तो फिर वही जो है वो introduce किया। The produce of a बीघा of land under the share was given in mounts, but on the basis of average prices फिर वो जो है रुपीस पर बीघा में उसे convert किया गया। There were number of advantages in this system. मैं इसको इतना डिटेल में इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइसेस और इन सारी चीज़ों को लेके काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। ये आपने देखा, मैंने पिछले बार भी जब अलाउद्दीन खिलजी में भी और फिरोज तुगलक में भी इस बात को कहा था कि पता नहीं क्यों जब इस तरीके का कुछ होता है ना, यूपीएससी वो हिस्ट्री में चला जाता है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस थोड़ा सा इन डिटेल। So there were a number of advantages of the system. जैसे ही area sown by the peasant had been measured by the means of वो bamboos को लिंक करते थे iron links, मतलब उनका मेजरमेंट का अपना तरीका था। So उससे जैसे ही वो मेजर करते थे, the peasant as well as the state knew what the dues were। मतलब जैसे ही क्रॉप ग्रो हुई, क्रॉप मतलब सोइंग हुई, वैसे ही किसान को भी पता चल गया कि मुझे कितना देना है, स्टेट को भी पता चल गया कि हमारे पास कितना रेवेन्यू आएगा। The peasants were given a remission on the land revenue agar if the crops fail on the accounts of drought or flood, etc. Then the system of measurement and assessment based upon was called ज़ब्ती system। और ये जो है, ये ज़ब्ती सिस्टम का इंट्रोड्यूस हुआ लाहौर से इलाहाबाद तक और मालवा और गुजरात में। दहसाला जो था वो ज़ब्ती सिस्टम का एक तरीके से एडवांस कहना चाहिए वर्जन था, फॉर द डेवलपमेंट था, इंप्रूवमेंट था। सो दिस वाज अबाउट द रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, स्पेशली द दहसाला एंड द ज़ब्ती सिस्टम। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एम्परर अकबर की। तो पहली चीज ये जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था, ये जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था। नाउ अकबर वाज लाइक द हेड ऑफ द किंगडम, और ही वाज जितने भी ऑफिसर्स थे, ऑफिशियल्स थे, वो उसके अंडर में थे। एंड टू रिड्यूस दिस वर्कलोड, अब जाहिर सी बात है अकबर सारा काम खुद तो नहीं कर सकता इतने बड़े एम्पायर का, तो there were tasks and goals that were different which were assigned to different officers in the following manner। अब ये important officers हैं और ये बहुत important है, ध्यान रखना। जैसे वकील कौन था? लॉयर नहीं था, he was the chief advisor of the emperor who headed the administration। इसलिए जब हम बैरम खान की बात कर रहे थे तो बैरम खान ने क्या किया, अपने आप को वकील डिक्लेयर किया, ठीक है। देन वी हैव दीवान। दीवान वर ऑफ 2 कैटेगरीज। कौन कौन?
Mansabdar or Mir Bakshi. Mansabdar was who checked and audited and controlled the finances, and he distributed. Mir Bakshi who paid it to the senior officials. फिर Sadr Sadr, he was deployed as the head of the religious advisory, religious officer था. खाने सामान, तो जो रॉयल स्टोर था, सामान से ही आप then who facilitated in the kitchen, social gatherings and upkeep the place of interior. So वो सारी चीज हैं. Housekeeping staff का head. Then Muhatib was like the royal counselor and was in charge of upkeep Muslim ethics and culture. So Sadr Sadr was religious unity, मतलब सारे religion का था, और ये जो था ये कह लो ये religious minister था, ये एक तरीके से मुहातिब जो थे वो जो royal counselors and Muslim ethics and culture. So that was his job. फिर कोतवाल, इंटेलिजेंस एंड पोस्टल डिपार्टमेंट, एंड ही केप्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ न्यू इमिग्रेंट्स. तो जो भी बाहर से आता था, दूसरे मुल्क से आता था, उसका भी रिकॉर्ड होता था. पासपोर्ट सिस्टम तो नहीं था, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिस तो डेफिनेटली था. और ये कोतवाल आज भी, देयर इज अ पोस्ट कोतवाल इन वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन. प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, सो द होल किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू दिस 15 सूबाज. तो सूबा था, कौन कौन से थे? इलाहाबाद ही था, प्रयागराज तो अब हुआ है, तो इलाहाबाद था तो इलाहाबाद ही यूज करेंगे. इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मुल्तान, मलका, खानदेश, बेरार एंड अहमदनगर. तो ये सारे इसमें जो है प्रोविंसेस में, इन सूबों में सारा जो किंगडम था वो डिवाइडेड था. और ये जो सूबे थे, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स थे, डिफरेंट ऑफिसर्स थे. कौन कौन से थे? सूबेदार, दीवान. सूबेदार वाज लाइक ओवरऑल इन चार्ज, सूबे का सूबेदार. दीवान, द दीवान इज लाइक फाइनेंस मिनिस्टर. काजी, जज. प्रोविंशियल लेवल पे जो कोतवाल था वो ही टुक इन चार्ज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एट स्टेट लेवल्स. मीर बख्श, द लोकल टैक्सेस, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. वक्र नाविस, द डिटेक्टिव एंड द स्पाई सर्विस. सद्र, ही टुक द स्टेट जुडिशियल matters and help people who were needing to get charity. So this was at the different officers at provincial level. But the most important administrative system that was implemented by Akbar was in 1571 the Mansabdari system. थोड़ा सा इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. Mansabdari जो था 1571 में आता है, and Akbar institutionalized and reformed it on the basis of military and civil administration. जो भी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन करते थे एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये मनसबदार जो थे उस दौर के, आप आईएएस या आईपीएस या सिविल सर्वेंट समझ सकते हो, ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो मनसबदार थे. मनसबदार, दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर सेक्शन, लाइक मिलिट्री और सिविल. तो वो ट्रांसफर जैसे सीनियर लेवल पे था ना, डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, इस तरीके से, तो वो वहां पे भी ट्रांसफर होता रहता था. मुगल रूल में आप इसका इंपॉर्टेंस देख सकते हैं कि अकबर के टाइम पे 1800 मनसबदार थे, लेकिन वही औरंगजेब जब लास्ट मुगल एम्परर, जिसे हम एम्परर कह सकते हैं, तो औरंगजेब के दौर में जो है ये 14,500 14,500 जो है मनसबदार थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में. तो इन मनसबदारों का रिक्रूटमेंट और प्रमोशन कैसे होता? तो पावर टू रिक्रूट एंड प्रमोट मनसबदार वाज इन द हैंड ऑफ मुगल एम्परर. और ये जो है दे वर रिक्रूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सजेशंस गिवन बाय मीर बख्शी. सो जैसे आईएएस में होता है ना, प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, टर्मिनेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सजेशन, और सजेशन कौन करता है? यूपीएससी करता है. तो ऐसे ही कुछ था. मनसबदार, दे वर द रैंकिंग हायरार्की ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सो द वर्ड मनसब originates from the Arabic language. It means position or rank. लाइक तो अब कौन कौन मनसबदार थे, कौन कौन से आईएएस ऑफिसर थे, कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स थे उस दौर में? सो आमिर ऑफ आमिर्स, द मनसबदार वाज गिवन टाइटल ऑफ आमिर उल उमरा, ट्रांसलेटेड इन आमिर ऑफ आमिर्स, एंड दे वर मनसब हु होल्ड रैंक ऑफ 5000. अब इनका पे स्केल समझ लो या इनका स्टार्स समझ लो, व्हाटएवर, सिंपल. उसमें आमिर उल उमरा के बाद इट वाज आमिर अल कबीर, मींस जिनके पास 1000, सो 1000 से 5000 के बीच आमिर अल कबीर, 5000 से ऊपर आमिर अल उमरा, जिसके पास 1000 से नीचे इट वाज ही वाज कॉल्ड एज आमिर. और लाइक दिस इज हाउ वी विल
the details of the rank and the mansabdari system के structure की अगर हम बात करें तो there was a dual representation of mansab. अब mansab का जो representation था वो दो चीजों पे था. पहला जात, दूसरा सवार. जात, this indicated the rank in the administration as well as salary of the mansabdar, कि उसका rank कितना है, और सवार कि उसकी cavalry rank कितनी है, denotes the number of horses and cavalrymen maintained by सवार. ठीक है. The position of the mansabdar जो है वो किस पे डिपेंड करता था कि वो जात और सवार कितने हैं, उस बेसिस पे मनसबदारी जो है डिपेंड करती थी. सो फर्स्ट क्लास मनसबदार, I'll go in this as the मनसबदार who has equal number of सवार और जात. तो जहां जिसके पास सवार और जात दोनों बराबर होंगे वो फर्स्ट क्लास. जिसके पास सेकंड क्लास मनसबदार कौन होगा? जिसके पास द नंबर ऑफ सवार इज इक्वल टू द हाफ द नंबर ऑफ जात. सो जात क्या है, एक बार फिर से, the rank in the administration as well as the salary of the mansab. The rank मतलब वही जो मनसब 1000, 5000, 10,000 वाला जो भी हमने देखा ना वो, और सवार मींस कितने आपके पास घुड़सवार हैं, कितने आपके पास कैवलरी रैंक है. सो अगर आपके पास मनसबदार का फर्स्ट क्लास कौन होगा? जिसके पास जितनी रैंक होगी उतने ही जितनी जात होगी उतने ही सवार होंगे, तो वो क्या हुआ? मनसबदार फर्स्ट क्लास. सेकेंड क्लास कौन हुआ? मान लो उसके पास 1000 जात है, 1000 उसकी रैंक है और सवार कितने हैं? 500 है, तो वो सेकेंड क्लास. और अगर उससे कम हुआ तो थर्ड क्लास. सो दिस इज हाउ द कैटेगरी दे वर कैटेगराइज्ड. इफ यू टॉक अबाउट देयर सैलरी, द सैलरी ऑफ मनसबदार उनकी रैंक पे डिपेंड करती थी, वही जो 1000, 5000 और उससे कम वाला जो था. उसके अलावा दे रिसीव पेमेंट थ्रू लैंड व्हिच वाज नोन एज जागीरदार. तो जिनको कैश मिलता था वो, और कुछ को जो है लैंड के उसमें मिलता था, तो दैट वाज जागीरदार. जागीरदार का मतलब they were given the right to collect revenue from the piece of land. तो उनको सैलरी नहीं मिलती थी, उनको जागीरदारी दे दी गई कि अब आप जो है इसके जागीरदार हैं और आप इसी से लैंड रेवेन्यू करेंगे, यही आपकी सैलरी है. और जो मनसबदार जिनको कैश में पेमेंट मिलता था उनको क्या कहा जाता था? नकदी, नकद, नकदी. And here it was important to know that the post of mansabdar was not hereditary. The post of mansabdar was not hereditary. Then हर मनसबदार को क्या करना पड़ता था? अब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको अपने घुड़सवारों को, अपने कैवलरी मैन को लाना पड़ता था एंड टू रिव्यू देम एंड गेट रजिस्टर्ड. और द मनसबदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ हॉर्सेज एंड कैवलरी मैन. तो उसी बेसिस पे उनको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास माना जाता था कि आपके जात और सवार का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है. और ये इतना एफिशिएंट सिस्टम बना मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि अब जिसको, जाहिर सी बात है, उसको जिसको जागीरदारी मिली वो भी लॉयल रहा, जिसको मनसबदारी मिली वो भी लॉयल रहा. एंड दिस क्रिएटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम व्हिच विल कंटिन्यू टिल थ्रू आउट द मुगल एम्पायर. नाउ एंड दीस पीपल, और यही आप आगे चल के देखोगे, औरंगजेब की डेथ के बाद ये मनसब जो है इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, गवर्नर्स और ये छोटे छोटे जो ये ना जागीरदार. तो एक जो आप जब 1947 में हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में कि आजादी के टाइम 550 प्रिंसिपैलिटीज थी, कहां से आ गई हैं? यहां से देखोगे तो एक मुगल एम्पायर था, 1707 तक एक ही मुगल एम्पायर रहा. मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होगा 1857 में आके. 1707 के बाद से जो है ये हैदराबाद और अवध और बंगाल और बहुत ढेर सारे जो है बिहार, बहुत सारे स्टेट अलग हुए, लेकिन ये भी बना. लेकिन जब आजाद, वो जो जब आप इंडिपेंडेंस के टाइम देखते हो, 552 प्रिंसली स्टेट्स कहां से आ गए? ये इसी तरीके के जो जात, सवार, मनसब थे, जागीरदार थे, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया. जैसे जैसे इनका जो सेंट्रल मुगल अथॉरिटी है उसका कंट्रोल कम होता गया, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया. एंड they became like the head of their own principality. So this was about the consolidation of Mughal Empire. Rather, this was about Akbar in one go. So आपको अकबर की रिलीजियस पॉलिसी पे ध्यान रखना है, मनसबदारी पे ध्यान रखना है, और उसके मार्केट, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इस पर ध्यान रखना है. सो दिस इज इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड listening to me. I hope you must have gained out of this. So do visit us on our website for further details and new courses that are launching. If you are watching it on YouTube, do like it, share it, subscribe it. Thank you so much. And the last and the most important thing, we are going through the second wave of COVID. Take good care of yourself.